हाय। तो अब हम बात करते हैं कूलाम का जो नियम था उसको सदिश रूप में किस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। तो जो कूलाम ने बताया था कि उसके अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जो दो आवेशों के मध्य लग रहा है, उसका मान होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या था? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। देखिए यहाँ पे लगने वाले बल की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है कि वह आकर्षण की प्रकृति का है या प्रतिकर्षण की प्रकृति का है। जो आवेश होते हैं वो दो होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर समान प्रकृति के हैं तो होता है प्रतिकर्षण, और अगर असमान प्रकृति के हैं तो होता है आकर्षण। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसका मान k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों का ये k क्या होता है? यहाँ पे कूलाम नियतांक, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, और Q1 क्या? Q1 और Q2 क्या है? ये जो दो आवेश हैं वे आवेश हैं जिनके मध्य में हम जो बल लग रहा है उसका मान, उसका परिमाण है दोनों आवेशों का। और R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों के मध्य में कितनी दूरी है ये R से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये R हो गई दूरी। तो अब ये जो सूत्र है F इजिकल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अब हम इसको देखते हैं कि इसको सदिश रूप में क्यों लिखते हैं या कैसे लिखते हैं। तो इसको क्यों लिखते हैं? देखिए जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होने का मतलब क्या होता है? इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां वे होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण हम देख चुके कि दो आवेशों के मध्य में कितना बल कार्य कर रहा है, उसका परिमाण क्या होगा वो हम देख चुके, वो है कूलाम के नियम से। कूलाम ने जो नियम दिया उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि कितना बल कार्य कर रहा है, तो ये कूलाम ने बता दिया। अब दिशा की बात करते हैं। जो दिशा है वो किस दिशा में लग रहा है, उस दिशा का मान हम किससे ज्ञात करेंगे? वो करेंगे कूलाम के सदिश निरूपण से। इसमें क्या होगा? सदिश निरूपण में क्या होगा कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो जाएगा कि वह किस दिशा में और कितना बल लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि दो आवेश हैं, ये हम निर्देशांक मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, जो मूल बिंदु है वो। मान लीजिए दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ये कहीं पर रखे हुए हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पे रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे रखा हुआ है Q2। इसकी स्थिति हम बता देते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है, और ये मूल बिंदु से जो है उसकी स्थिति क्या है? मूल बिंदु से इसकी स्थिति है R1 और मूल बिंदु से इसकी स्थिति है R2। मूल बिंदु से इसकी स्थिति R1 हो गई और इसकी स्थिति हो गई R2। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो R है यानी कि मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के जो मध्य में कितनी दूरी है, ये हम उसकी भी तो आवश्यकता होती है कूलाम के नियम में। तो ये देखिए ये है इनके मध्य की दूरी। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ पर सदिश निरूपण कर रहे हैं तो हमें दिशा का भी ज्ञान अवश्य लगाना है कि वह किस दिशा में और कितना लग रहा है। तो मान लीजिए कि हम दिशा यहाँ से यहाँ काउंट कर रहे हैं इस तरफ, Q1 से Q2 की तरफ, तो इसको हम डिनोट करेंगे R21। R21 काउंट करेंगे, और ये जो Q2 से Q1 की तरफ है ये दूरी है R12। तो R21 क्या हो गया? Q1 से Q2 की दूरी
और R12 क्या है, Q2 से Q1 की दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो Q1 है और Q2 है ये समान प्रकृति के हैं, मान लेते हैं धनावेशित हैं। तो इन दोनों के जो मध्य में बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो देखिए अब Q1 पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं F12 से, यानी कि F1 पर लगने वाला बल F2 के कारण। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं कि ऑन बाय, यानी कि किस पर लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है। तो F12 का मतलब हो गया F1 पर लग रहा है, यानी Q1 पर लग रहा है F2 के कारण। इस प्रकार से यहां पे हो गया F21। यहां तक हम समझने के बाद हम देखते हैं कि हमारे को क्या क्या मिल गया। दूरी मिल गई दोनों के मध्य की, यहाँ पे ये F12 और 21 मिल गया। तो अब इसको प्रदर्शित करते हैं। हम पहले देख रहे हैं F12। F12 को कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन, देखिए F12 जो देख रहे हैं इस दिशा में है, तो जो दूरी होगी वो भी जो इसी दिशा में है वो ही लेंगे, यानी कि ये F12 इस तरफ है तो ये जो दूरी है जो इस तरफ जा रही है, यानी कि Q2 से Q1 की तरफ वही लेंगे। तो ये हो गया R12 का स्क्वायर। और दिशा के लिए इसका जो वेक्टर होता है R12 का जो इकाई सदिश होता है, ये इकाई सदिश है, ये इकाई सदिश है, तो ये हो गया F12 का मान। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का कैप। इसी प्रकार से हम जब ज्ञात करते हैं F21 तो K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 का कैप, ये क्या प्राप्त हुआ हमारे को, F21। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कैप की बात कर लेते हैं। जो इकाई सदिश होता है ये होता है उसका सदिश का मान और उसका परिमाण। जैसे यहाँ R12 कैप है तो ये हो जाएगा R12 अपॉन R12 वेक्टर और अपॉन R12 का परिमाण। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार से R21 का जो कैप है उसको लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण। ये जो हम चिन्ह लगाते हैं इन दोनों के मध्य में जो राशि होती है वो उसका मान बताता है। तो यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। फिर बात करते हैं कि ये जो बल होता है यहाँ पे सदिश रूप में लिख चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपने पढ़ा होगा सदिश योग का त्रिकोणमितीय नियम पढ़ा होगा आपने। सदिश का त्रिकोणमितीय नियम, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, तो इस पर एक तो दो तो होंगे, एक लगातार दिशा में इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से, और एक होगा इनके विपरीत दिशा में। तो इन दोनों का जो लगातार मान है ये मान लेते हैं A और B। इन दोनों का जो मान होगा, इन दोनों का जो योग होगा इस तीसरे वेक्टर के, तीसरे सदिश के, ये C मान लेते हैं, इसके बराबर होगा। तो A प्लस B इज इक्वल टू C, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए ये है R1 और ये है R21 और ये है R2। तो इसको इस नियम के अनुसार कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R2। ठीक है, तो R21 बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1।
और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये है R2 और ये है R12, ये R2 प्लस R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R1। तो R12 का मान कितना होगा, R1 माइनस R2। अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, मान लेते हैं R12 बराबर, इसको माइनस से गुणा किया तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और माइनस R2 माइनस R1। तो R21 और R12 ये एक दूसरे के समान होते हैं, केवल इसमें एक सिंबल यानी कि एक दिशा या इसका परिमाण जो होता है एक नकारात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। कहने का मतलब ये है कि F21 और F12 यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मान है ये दोनों समान हैं, केवल किसका फर्क है, माइनस का और प्लस का। यानी कि ये माइनस और प्लस क्या दर्शाता है, केवल दिशा को दर्शाता है कि एक इस तरफ है तो एक इसके जस्ट अपोजिट साइड में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि F12 और F21 का जो मान है F12 इज इक्वल टू हो गया F21। यहाँ पे जो नियम है कि कोई भी किसी भी वस्तु पर जो बल लगते हैं, यानी कि जो Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण और Q2 पर जो बल लग रहा है Q1 के कारण, ये परिमाण में समान होंगे, केवल इनकी जो दिशा है वो विपरीत होगी। तो इस प्रकार से हमने जो कूलाम का जो नियम है वो हम देख चुके हैं सदिश रूप के अंदर कि किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।